आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि बोडो समुदाय, जो असम की पहचान का एक इतना जरूरी हिस्सा है, वो भारत के बाहर 3 और देशों में कैसे और क्यों बसे हुए हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की तह तक जाते हैं। हाँ, तो सवाल यही है कि बोडो लोग अपने गढ़ मतलब असम से इतनी दूर 3 अलग-अलग देशों में कैसे फैल गए। ये एक ऐसी कहानी है जो आज की मॉडर्न सरहदों और हजारों साल पुराने एक सफर के बीच कहीं उलझी हुई है। अब देखिए, इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें इतिहास में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसी घटना तक जिसे महान नदीय विभाजन या द ग्रेट रिवरीन स्प्लिट कहा जाता है। असल में यही वो पॉइंट था जिसने आज के इस डायस्पोरा की नींव रखी थी। ये सफर कोई 100-200 साल पुराना नहीं, बल्कि करीब 8000 साल पहले चीन की येलो रिवर घाटी से शुरू हुआ था। वहां से ये लोग हिमालय के मुश्किल दर्रों को पार करते हुए दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़े और आखिरकार दक्षिण एशिया के उप हिमालय मैदानों में पहुंचे। और बस यहीं पर इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया, जब ये पूरा का पूरा समुदाय 2 अलग-अलग धाराओं में बढ़ गया। ये देखना ना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि कैसे 2 नदियों ने एक ही समुदाय के 2 अलग-अलग किस्मत लिख दी। एक धारा जो आगे चलकर बोडो कहलाई, वो शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ पूरब की ओर बढ़ गई और आज के असम के मैदानों में बस गई। ये इलाका उनका राजनीतिक गढ़ बना। वहीं जो दूसरी धारा थी, जो मेच कहलाई, वो हिमालय की तलहटी से होते हुए पश्चिम की तरफ बढ़ी और मेची नदी के किनारे बस गई और इसी नदी से उन्हें अपना नाम मिला। उन्होंने बंगाल और नेपाल के तराई और ड्वार्स इलाकों को अपना नया घर बना ली। और इन लोगों का इतिहास बहुत ही गहरा है। महाभारत जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में हिमालय में रहने वाले सुनहरी त्वचा वाले लोगों का जिक्र मिलता है, जिन्हें किरात कहा जाता था। बोडो मिच समुदाय आज खुद को उन्हीं महान किरातों का वंशज मानता है। मतलब एक ऐसी विरासत जो इस उपमहाद्वीप में आर्यों के आने से भी कई ज्यादा पुरानी है। चलिए अब इस डायस्पोरा की पहली शाखा की तरफ चलते हैं। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मेच समुदाय की, जो आज अपनी ही मातृभूमि में एक तरह के दबाव का सामना कर रहे हैं। ब्रिटिश राज से पहले मेच लोग डुअर्स इलाके के मूल निवासी हुआ करते थे। वो घने जंगलों में घुमंतू किसान की तरह रहते थे, एक खुशहाल और आजाद जिंदगी। प्रकृति के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा था। लेकिन आज के हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। 2011 की जनगणना को देखें तो पश्चिम बंगाल में मेच समुदाय की आबादी सिर्फ 41,242 रह गई है। सोचिए, ये आंकड़ा बताता है कि कैसे वो लोग अपनी ही पुरखों की जमीन पर एक छोटा सा अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? इसकी जड़ें कॉलोनियल दौर में हैं। ब्रिटिश चाय बागानों ने उनके घुमंतू जीवन को ही गैर कानूनी बना दिया। फिर बाहर से चाय मजदूरों और बेंगाली बसावटों की भारी भीड़ आई, जिससे वो अपनी ही जमीन पर सिमटते चले गए। नतीजा, उन्हें अपने जंगल छोड़कर हाशिए पर बसे गांव में रहना पड़ा और आज इसी वजह से वो अपने अधिकारों और स्वशासन के लिए एक मेच कछारी स्वायत्त परिषद की मांग कर रहे हैं। अब हम सरहद पार करके नेपाल चलते हैं। यहाँ बोडो कछारी लोगों की सबसे पश्चिमी शाखा यानी मेचे समुदाय की कहानी है, जो और भी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। नेपाल के मेचे लोग जो हैं, वो लगभग पूरी तरह से झापा जिले में ही रहते हैं। ये इस विशाल समुदाय की सबसे पश्चिमी सीमा है, जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं। और यहाँ के आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। नेपाल की 2011 की जनगणना के मुताबिक मेचे समुदाय की आबादी बस 4,867 दर्ज की गई। इतनी कम संख्या उनके वजूद पर मंडरा रहे खतरे को साफ साफ दिखाती है। हालात इतने गंभीर हैं कि नेपाल सरकार ने उन्हें ऑफिशियली आदिवासी जनजाति के तहत संकटग्रस्त समूह यानी इंडेंजर्ड ग्रुप की कैटेगरी में रखा है। ये दर्जा उन समुदायों को दिया जाता है जिनकी आबादी लगातार घट रही है और जिनकी संस्कृति और पहचान खत्म होने की कगार पर है। असल में ये लोग एक तरह से सांस्कृतिक विलय के मुहाने पे खड़े हैं। उनकी युवा पीढ़ी अब नेपाली भाषा बोल रही है, क्योंकि अपनी मातृभाषा में पढ़ाई का कोई इंतजाम ही नहीं है। पहाड़ी इलाकों से हुए बड़े पैमाने पर माइग्रेशन ने उन्हें उनकी जमीनों से भी बेदखल कर दिया है। और तो और उनकी जो पारंपरिक शासन प्रणाली थी, जैसे मखलगिरी, वो भी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अच्छा, अब कहानी के उन हिस्सों पर आते हैं जिन पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। बांग्लादेश और भूटान में बचे हुए बोडो समुदाय, जो एक तरह से अदृश्य हो चुके हैं।
इन देशों में तो उनके निशान और भी धुंधले पड़ गए हैं। बांग्लादेश के सिलहट और मेमनसिंह में करीब 14,000 बोडो रहते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर चाय जनजाति का हिस्सा मान लिया जाता है। वहां वो एक जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों होने की वजह से दोहरे हाशिए पर हैं। वहीं भूटान में उनकी पहचान लोचशंपा लेबल के नीचे दबकर रह गई है और इस बात की पूरी आशंका है कि 1990 के दशक में जब शरणार्थी संकट हुआ था तो निकाले गए लोगों में वो भी शामिल थे। तो देखा आपने, ये कहानी एक ही समुदाय की है जिन्हें आज की सरहदों ने 4 अलग-अलग तकदीरों में बांट दिया है। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। ये आंकड़े एक नजर में पूरी कहानी कह देते हैं। असम में जहां करीब 14 लाख बोडो हैं, उनके पास अपनी एक स्वायत्त परिषद है। उनकी भाषा को आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल में वे एक अनुसूचित जनजाति तो हैं, पर राजनीतिक रूप से काफी कमजोर हैं। नेपाल में वे एक संकटग्रस्त समूह हैं जिनकी भाषा खत्म होने की कगार पर है। और बांग्लादेश में वो एक ऐसी अल्पसंख्यक हैं जिन्हें कोई खास पहचान ही नहीं मिली है। ये साफ दिखाता है कि कैसे मॉडर्न मॉडल एक ही समुदाय के भविष्य को बिल्कुल अलग अलग दिशा दे सकते हैं। लेकिन इन सब राजनीतिक बंटवारों के बाद भी उनकी जो एक साझा विरासत है, उसके प्रतीक आज भी जिंदा हैं। एक कहावत है कि एक बोडो महिला अपने सपनों को अपने कपड़े में बुनती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि उनकी गहरी साझी पहचान की एक खूबसूरत झलक है। और यहीं पर हम उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या एक साझा संस्कृति जिसे पीढ़ियों ने मिलकर बुना है, वो आधुनिक सीमाओं द्वारा टुकड़ों में बांटे जाने के बाद भी जिंदा रह सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में बोडो मैच लोगों के भविष्य को तय करेगा।